स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का कंप्लीट वन शॉट। तो आपके रिस्पांस को देखते हुए हमें ये पता लगा कि आपको कंपाइलर डिज़ाइन एंड डेटा एनालिटिक्स का वन शॉट चाहिए। तो डेटा एनालिटिक्स का वन शॉट आ चुका है एंड कंपाइलर डिज़ाइन का भी सून आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट, जो कि आपको पता है क्या है। सारे यूनिट्स पूरी कवर हो जाएंगे इस वीडियो में, 1 2 3 4 5। सिर्फ एक ही वीडियो से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी वर्थ इट रहेगी। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ से ले सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे नोट्स और सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सब वहाँ पे रहेंगी। आपने ज्वाइन नहीं किया है वो, तो उसे जल्दी से जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो वो है कि हमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बताना है कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, और हाउ डू दीज कैरेक्टरिस्ट इम्पैक्ट्स एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, वो कैसे एनालिसिस प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। तो देखो, डेटा एनालिटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एनालिसिस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि वॉल्यूम क्या करती है, हमारा डेटा की साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लार्ज डाटा नीड्स मोर स्टोरेज बेटर टूल्स। तो वॉल्यूम मतलब ज़्यादा डाटा। वेराइटी मतलब अलग अलग टाइप्स का डाटा, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा। हर टाइप के लिए अलग टूल्स लगते हैं इसमें। ठीक है, वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डेटा की कितनी स्पीड से आ रहा है, कि रियल टाइम डेटा के लिए फास्ट एनालिसिस टूल्स चाहिए फिर। ठीक है, ये होता है स्पीड। फिर आता है आपका वेरासिटी। वेरासिटी क्या होती है, डाटा की एक्यूरेसी, की गलत है या इनकम्प्लीट डाटा से एनालिसिस भी गलत होगा। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है कि डेटा गलत है या इनकम्प्लीट तो नहीं है। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, हर डेटा यूज़फुल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूबल डेटा पे फोकस करके मीनिंगफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कि मीनिंगफुल हो, वो यूज़फुल हो। और वेरिएबिलिटी क्या होता है आपका, कि डेटा बार बार चेंज हो सकता है, इससे एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, डेटा क्वालिटी में आपको पता ही है, डेटा अगर क्लीन होगा, कंप्लीट होगा और कंसिस्टेंट होगा तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी ये सब चीज़ें थी, ये आपका पूछ लेते हैं। वॉल्यूम, वेरिएटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू और वेराइबिलिटी और डेटा क्वालिटी। तो इन सबको अच्छे से कर लेना इनके मतलब के साथ। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है जनरलाइजेशन इन न्यूरल नेटवर्क और हाउ डज इट रिलेट टू द ट्रेड ऑफ बिटवीन बाइस एंड वेरिएंस, और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो इसमें एम्प्लॉयड हो सकती हैं जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो देखो, जनरलाइजेशन का मतलब होता है मॉडल ट्रेनिंग के बाहर, मतलब मॉडल ट्रेनिंग है ना। तो मॉडल ट्रेनिंग के बाहर का डेटा कितना अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग के बाहर का डेटा कितने अच्छे समझ पाता है। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाउ वेल अ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स ऑन न्यूअर अनसीन डाटा, जो उसने डाटा देखा नहीं है। तो अगर मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डाटा याद करे पर नए डेटा पे फेल हो जाए तो उसका जनरलाइजेशन पुअर है। ठीक है, तो कंसेप्ट जनरलाइजेशन का ये है। अब रिलेशन टू वाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है, हाई वाइस मतलब क्या होगा, मॉडल सिंपल है, पैटर्न मिस करेगा, अंडर फिटिंग होगी। ठीक है, हाई वेरिएंस का मतलब क्या है, मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉइज भी याद कर लेगा, ओवर फिटिंग। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो में ना मैंने ओवरव्यू आपको मतलब समझाने की बेसिस पे ये वीडियो है। और बाकी अगर आपको डीप में पढ़ना है तो देखो, नोट्स बिल्कुल डीप में, तो आप नोट्स से पढ़ सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, मैं काफ़ी धीरे धीरे चल रही हूँ तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो साथ में। ठीक है, तो रिलेटेड टू बाइस वेरिएंस आप समझ आ गया आपको। हाई बाइस मतलब मॉडल सिंपल है, ठीक है, पैटर्न मिस करेगा, अंडर फिटिंग। और हाई वेरिएंस मतलब मॉडल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट तब मिलते हैं जब बाइस और वेरिएंस का बैलेंस हो, तभी मॉडल रियल वर्ल्ड पे अच्छा परफॉर्म करेगा। अब स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं इसको इम्प्रूव करने की, ज़्यादा ट्रेनिंग दो। अर्ली स्टॉपिंग मतलब ट्रेनिंग को टाइम से रोको। रेगुलराइजेशन मतलब L1 L2 से मॉडल सिंपल बनता है। ड्रॉप आउट, कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली ऑफ करो। क्रॉस वैलिडेशन मतलब कि अलग अलग डेटा पार्ट्स पे टेस्ट करो। डेटा ऑग्यूमेंटेशन मतलब इमेजेस या इनपुट्स को थोड़ा मॉडिफाई करो। तो सिंपल मॉडल यूज़ करो, और अगर सिंपल टास्क है तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज़ थी। ठीक है, कि ज़्यादा ट्रेनिंग दो और टाइम से रोक दो, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना आप बाकी। ठीक है, अब हम पढ़ना है कि हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हाउ फजी लॉजिक इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मॉडल फ्रॉम डेटा। तो कैसे फजी लॉजिक से हम मॉडल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा से, उसके एडवांटेजेस क्या है फजी मॉडलिंग की, इन कैप्चरिंग अनसर्टेनिटी एंड हैंडलिंग इम्प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। तो देखो, फजी लॉजिक क्या है, ये ट्रेडिशनल लॉजिक है, सिर्फ 0 या 1 या तो ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा। ठीक है, फजी लॉजिक की वैल्यू हो सकती है लाइक 0.2, 0.7, 0.95, यानी पार्शियल ट्रुथ। ठीक है, ये अब फजी लॉजिक बनता कैसे वो देखो। फजी लॉजिक कैसे बनता है, देखो, फजी पहला होता है फजीफिकेशन, मतलब रियल इनपुट को फजी वैल्यू में बदलते हैं।
एग्जांपल हाई टेम्परेचर, लो स्पीड, तो इनको रियल डाटा वैल्यूज़ को फजी वैल्यूज़ में बदलते हैं, ठीक है। फिर है आपका रूल जनरेशन, मतलब इफ़ देन, तो मतलब रूल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई देन फैन स्पीड इज़ फास्ट, तो रूल बनाते हैं। फिर आपका फजी इन्फ्रेंस, मतलब इन रूल्स को अप्लाई करके फजी आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। फिर आपका डीफजिफिकेशन, मतलब आउटपुट को वापस एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स थे, लाइक पहले फजिफिकेशन करेंगे, फिर रूल जनरेशन करेंगे, फिर फजी इन्फ्रेंस करेंगे और फिर डीफजिफिकेशन करेंगे। अब देख लेते हैं इनके फ़ायदे। ये है कि अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, लेकिन जब डाटा क्लियर नहीं होता तो अनसर्टेनिटी हैंडल करता है। इम्प्रिसाइज इनपुट को भी समझता है। ह्यूमन लाइक थिंकिंग होती है इसकी, लाइक जैसे हम नॉर्मल में सोचते हैं ना, तो ऐसे ही। ईजी रूल्स, मतलब सिंपल इफ़ देन लॉजिक समझते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं होती जब एग्जैक्ट इक्वेशन पता होती है तो, ठीक है। और ये बेटर होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस थी, लाइक हैंडल अनसर्टेनिटी, वर्क विद इम्प्रिसाइज इनपुट, ह्यूमन लाइक रीजनिंग, ठीक है। फिर आपका ये कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल क्रिस्प मॉडल। तो देखो इनपुट क्या है, इसमें इम्प्रिसाइज आता है, लेकिन ट्रेडिशनल में प्रिसाइज और एग्जैक्ट होता है। ये पार्शियल होता है, पार्शियल 0 to 1, और ये बाइनरी होता है 0 to 1, मतलब पार्शियल मतलब 0.5 भी आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, इसकी लो होती है। ये रियल लाइफ यूज़ में मोर नेचुरल होता है, वाइल ये लेस रियलिस्टिक होता है, ठीक है। हैंडलिंग नॉइज, मतलब ये स्ट्रॉन्ग करता है और ये वीक करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फजी लॉजिक तो आपको समझ आ गया ना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम डाटा एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रीम डाटा क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। ऐसा डाटा जो कंटिन्यूसली आता है, ठीक है, जैसे लाइव सर्वर डेटा, सोशल मीडिया फीड्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, डाटा इतना ज़्यादा होता है कि पूरा स्टोर नहीं कर पाता। गोल क्या होगा फिर, काउंट करो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे कितने अलग अलग यूज़र्स हैं बिना सब कुछ स्टोर करे, ठीक है। ये है आपका स्ट्रीम डाटा। अप्रोचेस क्या क्या लगा सकते हो आप इसमें, एग्जैक्ट काउंटिंग, मतलब हर नए एलिमेंट हैश सेट में स्टोर करो, ठीक है। आखिर में सेट का साइज़ ही आंसर है, क्योंकि वो हैश सेट क्या होता है जो डुप्लीकेट्स को लेता नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, मेमोरी बहुत लगती है, स्ट्रीम डाटा के लिए स्लो है ये, ठीक है। इसमें ये करते हैं और ये इसकी प्रॉब्लम है कि ये मेमोरी बहुत लगती है, स्ट्रीम डाटा के लिए स्लो है। दूसरा मेथड क्या है, सैम्पलिंग, इसको बेस्ड मेथड भी बोलते हैं। लाइक ये स्ट्रीम का एक छोटा पार्ट है लेके एस्टिमेट बनाता है, स्ट्रीम के एक छोटे पार्ट को लेके एस्टिमेट बनाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, फास्ट है और मेमोरी बचाता है। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है, 100% एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है। समझ आ गया ये वाला, एक छोटे पार्ट को लेके एस्टिमेट बनाता है और फास्ट और मेमोरी बचाता है, लेकिन सिर्फ अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता। फिर है आपका हैशिंग विद बिट मैप। तो हैशिंग विद बिट मैप्स क्या होता है, ठीक है। तो ये यूज़ करता है आपका हैश फंक्शंस टू मैप एलिमेंट्स टू बाइनरी पैटर्न, लाइक हर एलिमेंट को हैश करो, बाइनरी पैटर्न बनाओ, फिर फर्स्ट 1 की पोजीशन देखो, उसे एस्टिमेट निकालो, ऐसे करके। एडवांटेजेस क्या होंगे, मेमोरी बहुत कम लगती है इसमें। लिमिटेशन क्या है आपका, अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और नॉट एग्जैक्ट होता है, अप्रोक्स होता है। फिर आपका है हाइपर लॉग एल्गोरिथम। ये क्या होता है आपका, ये तुम्हारा फ्लोजोलेट मार्टिन के एडवांस वर्जन है। ये था ना आपका फ्लोजोलेट मार्टिन, ठीक है, इसका एडवांस वर्जन है ये। इसमें क्या होता है, मल्टीपल हैश फंक्शन यूज़ होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये, फिर क्योंकि मल्टीपल हैश फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या होगी, एक्यूरेट होगा प्लस मेमोरी एफिशिएंट होगा, और बिग कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। लिमिटेशन क्या होंगी इसकी, कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंट करता है। अब देख लेते हैं कि कैसे हैंडल करते हैं स्ट्रीम डाटा चैलेंजेस। तो देखो मेमोरी कम है, ठीक है, तो अप्रोक्स सॉल्यूशन क्या होगा, अप्रोक्स एल्गोरिथम, जैसे हाइपर लॉग यूज़ करेंगे। स्पीड चाहिए अगर, तो फास्ट अपडेट वाले एल्गोरिथम्स लगाएंगे। चेंजिंग डाटा, मतलब बार बार डाटा बदलना है, तो ये एल्गोरिथम्स कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं। स्केल बहुत बड़ा हो, लाइक स्केलेबिलिटी हो, तो मिलियंस ऑफ डेटा हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। फिर आपका डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग यूनिकनेस इन अ विंडो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और कैसे वो रिलेट करता है मेजरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये क्या होता है, काउंटिंग यूनिकनेस इन अ विंडो, तो मतलब स्ट्रीम प्रोसेसिंग लाइव डाटा एनालिसिस करता है, लाइक जैसे सेंसर डाटा, चैट्स, क्लिक्स, ठीक है। विंडो क्या होता है, विंडो एक लिमिटेड टाइम या एलिमेंट रेंज में होता है, जैसे लास्ट 1 मिनट का डेटा या लास्ट 100 मैसेजेस, ठीक है।
यूनिकनेस काउंटिंग से क्या होता है, उस विंडो के अंदर कितने डिफरेंट एलिमेंट्स आए उनका काउंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ थी। अब है आपका जैसे एग्जांपल है विंडो, ये है आपका ABC, तो यूनिक एलिमेंट कितने हो जाएंगे ABC, तो काउंट कितना हो गया 3। अब टाइप ऑफ विंडोज़ देख लेते हैं। पहला है आपका टम्बलिंग विंडो, ये क्या होता है फिक्स टाइम नो ओवरलैप, जैसे हर 1 मिनट का विंडो। स्लाइडिंग विंडो में मतलब ओवरलैपिंग विंडो होती हैं, जैसे हर सेकंड में पिछली 1 मिनट का चेक। ठीक है। काउंट बेस्ड विंडोज़ क्या होती हैं, टाइम नहीं होता, एलिमेंट काउंट पे बेस्ड होते हैं, जैसे हर 100 मैसेज का बैच। ठीक है। तो फिर आपका आता है रिलेशन की फ्रीक्वेंसी का वर्सेस यूनिकनेस का रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक एलिमेंट कितनी बार आएगा, एग्जांपल A 2 बार आया। यूनिकनेस मतलब कितने अलग एलिमेंट्स आए। ठीक है, लाइक ABC आए तो 3 यूनिक हो गया। तो दोनों का यूज़ होता है समझने के लिए, मतलब दोनों का कैसे यूज़ होता है, कौन सा आइटम कॉमन है, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हेल्प्स इन यूज़र बिहेवियर एनालिसिस, मतलब डेटा कितना डाइवर्स है, और ये नेटवर्किंग में। ठीक है, ये इसके 3 यूजेस हैं कि ट्रेंड्स और एनोमलीज में, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस में, और मतलब डेटा को यूज़ होता है समझने के लिए कौन से आइटम ये कॉमन है और डेटा कितना डाइवर्स है। ठीक है। और मतलब ये क्या है, ट्रेंड और एनोमलीज के लिए यूज़ होता है, यूज़र एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है, और नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और दोनों को मेज़र करने के बाद, जो मैंने वो पहले बोला ना, वो ये है, दोनों को मेज़र करने के बाद हम समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है और डेटा कितना डाइवर्स है, और ये यूज साइंस के। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटेशन मॉडल फॉर बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो देखो, प्रोसेस मॉडल क्या होता है, ये बताता है कि डेटा का फ्लो कैसा है स्टार्ट से रिजल्ट तक। डेटा कलेक्शन, डेटा आता है वेबसाइट पे, सेंसर, ऐप, सोशल मीडिया से, और टाइप्स उसके लाइक स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये इसके प्रोसेस हैं कुछ। फिर आपका होता है डेटा स्टोरेज। फिर आपकी डेटा स्टोरेज होती है, स्टोर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, लाइक SDFS, क्लाउड स्टोरेज। डाटा मल्टीपल्स मशीन पे स्टोर होता है इसमें। ठीक है, जिससे 4 फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, आपका डेटा को प्रोसेस करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी लाइक मैप, रिड्यूस, अपाची, स्पार्क एक्सेट्रा। और प्रोसेसिंग कैन बी बैच और रियल टाइम, प्रोसेसिंग बैच और रियल टाइम हो सकती है। फिर आपका डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डेटा एनालिसिस होती है यूजिंग ML लाइक डाटा माइनिंग, स्टैटिस्टिक्स टूल यूज़ होते हैं इसमें, हाइपिग, स्पार्क। फिर अब विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, उसमें क्या होता है, आपका रिजल्ट शो करते हैं डैशबोर्ड पे, ग्राफ, रिपोर्ट में, टूल्स लाइक पावर BI की, है ना, कीवाना। और कंप्यूटेशन मॉडल इन बिग डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये पांचों समझ आ गए। पहले कलेक्शन करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर विजुअलाइजेशन करेंगे। ओके। फिर आपका कंप्यूटेशनल मॉडल इन बिग डेटा प्लेटफॉर्म, तो ये बताता है कि डेटा इंटरनली प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना। प्रोसेस पहले कलेक्ट करेंगे, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग। तो देखो, ये बताता है कि डेटा इंटरनली प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो पहले बैच प्रोसेसिंग देखते हैं, तो इसमें लार्ज डाटा को एक साथ प्रोसेस करते हैं, एग्जांपल हडूप, मैप, रिड्यूस। ठीक है, स्लो होता है पर गुड होता है हिस्ट्री एनालिसिस के लिए। स्ट्रीम प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है, रियल टाइम होता है, डेटा आते ही प्रोसेस होता है, लाइव होता है मतलब। ठीक है, एग्जांपल लाइक अपाची, स्टॉर्म, फ्लिंक, स्पार्क स्ट्रीमिंग। ठीक है, यूजफुल फॉर लाइव ब्लॉग्स एंड स्टॉक प्राइजेस। फिर होता है आपका डैग। डैग क्या होता है, ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मॉडल है। ठीक है, मतलब टास्क ग्राफ, मतलब यूज्ड बाय टूल्स लाइक अपाची, स्पार्क, और इसके जैसे ईच टास्क इज अ नोड इन अ ग्राफ। तो टास्क ग्राफ जहाँ नोड्स इज इक्वल टू ऑपरेशन, मतलब ऑलवेज बेटर ऑप्टिमाइजेशन फॉर रिकवरी, मतलब कि इसमें हर एक टास्क एक नोड होता है। फिर है इन मेमोरी कंप्यूटेशन, ये कीप्स डाटा इन रैम इंस्टेड ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क। तो ये रैम में डेटा रखता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम डिस्क, मतलब कि डेटा रैम में स्टोर होता है, डिस्क से नहीं। इसका एग्जांपल है अपाची, स्पार्क, और ये फास्टर होता है डिस्क बेस्ड मैप रिड्यूस से। फिर है आपका पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये क्या होता है, डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ के मल्टीपल मशीन पे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एफिशिएंट होता है, स्केलेबल होता है। फिर है आपका यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, तो देखो यूजेस क्या हैं, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कैटेगराइज डाटा को, रिग्रेशन के लिए, प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यूज़। ठीक है, फीचर सिलेक्शन के लिए, और रूल जनरेशन के लिए लाइक इफ़ देन रूल्स वाले, और वर्सेटिलिटी के लिए, मतलब कि यूज इन मेडिसिन, फाइनेंस, मार्केटिंग, हर जगह यूज़ करने के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है,
नो नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्केलिंग भी चल जाता है। हैंडल्स कैटेगरल एंड न्यूमेरिक डाटा, वर्क्स वेल विद बोथ टाइप्स ऑफ इनपुट, ठीक है। लेस डेटा क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है, कैन मैनेज मिसिंग और इम्परफेक्ट डाटा, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। शोज फीचर इंपॉर्टेंस, मतलब क्लियरली शो विच वेरिएबल्स अफेक्ट द आउटपुट मोस्ट। फिर गुड होता है असेंबल लर्निंग के लिए, मतलब रैंडम फॉरेस्ट और बूस्टिंग मेथड्स को इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी, मतलब इन एल्गोरिथम मेथड्स में यूज़ होता है एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। समझ आ गए एडवांटेजेस और यूजेस, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, फीचर सिलेक्शन, रूल जनरेशन, इन सब के लिए यूज़ होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सब अच्छे से आप रीड कर लेना, याद कर लेना। फिर आप समझ लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रीम मॉडल। तो आर्किटेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रीम मॉडल क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, ये एक सिस्टम डिज़ाइन है जो कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करती है, मतलब डेटा रुकता नहीं है, वो लगातार आ रहा होता है और सिस्टम तुरंत समझ के प्रोसेस कर रहा होता है। लाइक ये आ रहा है इधर से और प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। इसमें कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, लाइक पहला होता है आपका स्ट्रीम एंटरिंग। तो इससे क्या होता है, डाटा का आना, मतलब ये वो डाटा है जो लगातार सिस्टम में आता रहता है, तो इस डेटा को पूरा स्टोर नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है, मतलब डेटा रुकता नहीं है, सिस्टम को तुरंत प्रोसेस करना होता है। फिर है स्ट्रीम प्रोसेसर। तो डेटा को प्रोसेस करने वाले में हिस्सा, मतलब ये कोर कंपोनेंट है जो प्रोसेस करता है इनकमिंग डेटा को, ठीक है। तो कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करता है मल्टीपल डेटा को, कंटिन्यूसली वो करता रहता है प्रोसेस। तो प्री डिफाइंड क्वेरीज होती हैं इसमें, यूज़र के एड हॉक क्वेरीज दोनों चलते हैं, ठीक है। और जो भी आउटपुट चाहिए ना वो जनरेट करता है ये। बाकी ये वर्क मेमोरी डेटा दो तरह के मेमोरी यूज़ करता है, लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज और आर्चीवल स्टोरेज, ठीक है। तो ये छोटा और टेम्परेरी मेमोरी, लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज, और आर्कीवल स्टोरेज मतलब बड़ा और परमानेंट मेमोरी। तो स्ट्रीम प्रोसेसर समझ आ गया। फिर है स्टैंडिंग क्वेरीज मतलब हमेशा चलने वाली क्वेरीज। तो ये पहले से सेट क्वेरीज होती हैं जो हमेशा एक्टिव रहती हैं और डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल काउंट करना कि कोई नंबर कितनी बार आया। फिर है एड हॉक क्वेरीज, मतलब ज़रूरत पड़ने पर चलने वाली क्वेरीज। लाइक ये क्वेरीज यूज़र जब चाहे तब सिस्टम में डाल सकते हैं और ये हमेशा नहीं चलती हैं। फिर आपकी आउटपुट स्ट्रीम, मतलब रिजल्ट निकालना, प्रोसेसर के प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं और ये रियल टाइम में अपडेट होता रहता है, ठीक है। अब लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज, ठीक है, मैं आपको बस समझा रही हूँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये आपको खुद रीड करना है, ठीक है, मैं समझा दे रही हूँ। और बाकी क्योंकि देखो अपनी लैंग्वेज से लिखना होता है, अगर आपको मतलब समझ आ गया तो अपनी तरफ से लिख सकते हो आराम से। लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज क्या है, टेम्परेरी स्टोर, मतलब ये छोटा सा मेमोरी होती है जिसमें रिसेंट या नए डाटा रखा जाता है ताकि क्वेरीज को फास्ट जवाब मिले। पूरे डेटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि डेटा इनफाइनाइट है, तो ये छोटा सा मेमोरी होती है जिसमें रिसेंट या नया डाटा रखा जा सके। जैसे यहाँ लिखा है स्मॉल स्टोरेज स्पेस फॉर कीपिंग रिसेंट डाटा, ठीक है, वही चीज़ है जो मैं समझा रही हूँ। फिर आर्कीवल स्टोरेज मतलब ये बड़ा और परमानेंट स्टोरेज होती है जिसमें पुराना डेटा रखा जाता है, अब मतलब जो अब वर्किंग में नहीं है, तो ये तब यूज़ होता है जब एड हॉक क्वेरीज पुराना डाटा पर चलानी होती हैं। तो ये सब काम करते हैं, ये सब कैसे काम करते हैं, देखो डेटा स्ट्रीम सिस्टम में एंटर होते हैं, फिर स्ट्रीम प्रोसेसर स्टैंडिंग क्वेरीज से तुरंत प्रोसेस करता है, यूज़र्स एड हॉक क्वेरीज भी चला सकते हैं, रिसेंट डेटा लिमिटेड मेमोरी में रहता है, पुराने डेटा आर्कीवल स्टोरेज में जाते हैं, ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम से रिजल्ट मिल जाता है यूज़र को। अब समरी टेबल देखें तो देखो यहाँ से भी समझ आ जाएगा आपको। सॉफ्टवेयर एंटरिंग मतलब रियल टाइम कंटिन्यूसली आने वाला डेटा, फिर प्रोसेसर मतलब कि मेन यूनिट जो डेटा प्रोसेस करती है, स्टैंडिंग क्वेरीज मतलब हमेशा चलने वाली क्वेरीज, एड हॉक क्वेरीज लाइक यूज़र की टेम्परेरी क्वेरीज, आउटपुट स्ट्रीम मतलब फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा, ठीक है। लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज मतलब टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रिसेंट डाटा, और आर्कीवल स्टोरेज मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर ओल्ड डेटा। अब समझ लेते हैं कि आपका के मीन्स एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखो के मीन्स एल्गोरिथम एक अनपॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो डेटा को के ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, जहां हर ग्रुप के अंदर डेटा पॉइंट सिमिलर होते हैं, और ये डेटा माइनिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इमेज एनालिसिस में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, देखो इसका गोल होता है डेटा पॉइंट्स को ऐसे क्लस्टर में डिवाइड करना जहाँ हर पॉइंट उस क्लस्टर से के सेंट्रोइड हो, ठीक है, और क्लस्टर के अंदर डेटा पॉइंट्स के बीच का वेरिएंस कम हो, ठीक है, इंटर क्लस्टर वेरिएंस इज मिनिमाइज्ड, और क्लस्टर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो,
ठीक है। अब फीचर समझें तो फीचर होते हैं, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, डेटा पे लेवल्स की ज़रूरत नहीं होती, बस पैटर्न पे काम करता है। सेंट्रोइड वेट होती है, हर क्लस्टर का सेंटर सेंट्रोइड होता है जो क्लस्टर का के पॉइंट्स का एवरेज होता है। इटरेटिव रिफाइनमेंट मतलब एल्गोरिथम्स बार बार क्लस्टर और सेंट्रोइड अपडेट्स करते हैं जब तक बेस्ट ग्रुपिंग ना मिले। डिस्टेंस मेजर यूज में मतलब कि यूजली यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं पॉइंट्स और सेंट्रोइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। स्केलेबिलिटी में क्या होगा, बड़े डेटा सेट्स पे भी एफिशिएंटली काम करता है। स्पीड और एफिशिएंसी इसकी काफ़ी फास्ट होती है, सिंपल स्टेप्स की वजह से ये एल्गोरिथम का फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। एप्लीकेबल कहाँ पे है, मार्केटिंग, बायोलॉजी, मीन्स सेगमेंटेशन। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ये के फिक्स्ड होना चाहिए, क्लस्टर की संख्या पहले से डिसाइड करनी होती है। ठीक है। लाइक टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक से, एल्बो मेथड, सिल होटी मेथड, होटी स्कोर सॉरी। ठीक है। इनिशियल सेंट्रोइड सेंसिटिव मतलब अलग अलग स्टार्टिंग से सेंट्रोइड से अलग क्लस्टर मिल सकते हैं। लोकल मिनिमा का प्रॉब्लम मतलब। ठीक है। क्लस्टर फॉर्म्ड आर कॉन्वेक्स मतलब कि के मीन्स एज्यूम करते हैं कि क्लस्टर राउंड शेप के होते हैं। फिर नॉट सूटेबल फॉर नॉन लीनियर डाटा मतलब कि कॉम्प्लेक्स शेप्स या आउटलियर्स का लिए बेस्ट हैं ये। ठीक है। फिर है आपका ये मतलब कि के मीन्स डाटा कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर और आउटलियर्स एफिशिएंटली, तो इनको ये अच्छे से मैंने उल्टा बोल दिया शायद। ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप्स या आउटलियर्स के लिए बेस्ट नहीं है ये। ओके। फिर एज्यूमिंग न्यूमरल डाटा मतलब एल्गोरिथम एज्यूम करता है कि फीचर्स जो हैं वो न्यूमरल हैं और कंपेरेबल हैं। फिर समझ लेते हैं इसकी वर्किंग। देखो इसकी वर्किंग में क्या है, पहले स्टेप है कि चूज़ द नंबर ऑफ क्लस्टर, पहले आपको नंबर ऑफ क्लस्टर चूज़ करने हैं। फिर आपको करना है इनिशियलाइजेशन, तो रैंडमली सेलेक्ट करने हैं के डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा सेट एज द इनिशियल क्लस्टर सेंटर। फिर आपको क्या करना है, असाइन पॉइंट्स मतलब हर डेटा पॉइंट्स को सबसे करीब सेंट्रोइड के क्लस्टर में असाइन करो। फिर करना है आपको अपडेट सेंट्रोइड्स मतलब हर क्लस्टर को सेंट्रोइड अपडेट करो बाय टेकिंग मीन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है। स्टेप 5 क्या है आपका कि स्टेप 3 और 4 तब तक चलाते रहो जब तक सेंट्रोइड मूव ना करे या मैक्स इटरेशन ना हो जाए। ठीक है। फिर आपका फाइनल क्या है, फाइनल क्लस्टर और सेंट्रोइड्स रिटर्न करो। तो ये आपके कुछ तरीके थे, इनको देख लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, उस पर सारे नोट्स मिल जाएंगे और सब कुछ आप इजीली एसेस कर सकोगे और वेबसाइट पे जाके आप इस वीडियो के नोट्स ले सकते हो। ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल है, इजी है, फास्ट और एफिशिएंट है, गारंटीड कन्वर्जेंस मतलब कि लोकल मिनिमा पे ज़रूर कन्वर्ज करता है फाइनाइट स्टेप्स में। ठीक है। और वर्क्स वेल व्हेन क्लस्टर आर वेल सेपरेटेड, तो जब डाटा क्लियरली सेपरेटेड हो, ग्रुप्स में हो तो बेस्ट रिजल्ट देता है। और यूज़फुल होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में लाइक मार्केट सेगमेंटेशन, सोशल नेटवर्क वगैरह। और इम्प्रूव हो सकता है के मीन्स प्लस प्लस मतलब वेटर सेंट्रोइड इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स जो क्लस्टरिंग क्वालिटी इंप्रूव करती है। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन NoSQL एंड RDMS, तो इनका डिफरेंस आपको अच्छे से कर लेना। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हो, 5 कर लो बहुत हैं। लाइक RDMS में रोज और कॉलम्स होते हैं, ये की वैल्यू होता है, इसमें फिक्स्ड स्कीमा होता है, वाइल ये डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है। ये स्ट्रक्चर डाटा यूज़ करता है, ये अनस्ट्रक्चर यूज़ करता है। ठीक है। NoSQL और ये फुल्ली एसिड मतलब एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। और ये ओपन सपोर्ट करता है बेस। ठीक है। बेस का क्या होता है, बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट, इवेंचुअली कंसिस्टेंट। और ये SQL यूज़ करता है, MongoDB यूज़ करता है। तो बस 5-6 याद कर लो, मैंने आपको 5 समझा दी, बाकी इसमें से आपको जो अच्छे लग रहे हो वो याद कर लो। तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब आते हैं आपका एक्सप्लेन मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड बायसियन नेटवर्क। तो देखो मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होती है आपकी। मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को एनालाइज किया जाता है। मतलब कि जब डेटा में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तब ये यूज़ होता है। की फीचर्स क्या है इसके, इन्वॉल्व करता है एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक साथ एनालिसिस करने के लिए, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी हैं। फिर है आपका रिवील्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स, डेटा में वेरिएबल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या डिपेंडेंसीज हैं, उनको समझने में मदद करता है। रिड्यूस डायमेंशनलिटी मतलब कि जैसे PCA मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, यूज़ करके वेरिएबल की संख्या कम करता है बिना इंपॉर्टेंट इन्फो यूज़ करे। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एनालाइज करने से बेटर और डेटा ड्रिवन डिसीजन बनाते हैं। कॉमन टेक्निक्स क्या है ये सब करने की, मल्टीपल रिग्रेशन मतलब कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन। फिर PCA जो हमने ऊपर पढ़ा है, डेटा को अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म करके डायमेंशनलिटी रिड्यूस करना। ठीक है। फैक्टर एनालिसिस मतलब डेटा के बीच छुपे हुए फैक्टर्स को मतलब लाइक
आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग फैक्टर्स डेट एक्सप्लेन द कोरिलेशन अमोंग वेरिएबल्स, मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको ढूंढना जो उनके बीच का रिलेशन दिखाएं, मतलब डेटा के पीछे छुपे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो वेरिएबल्स के बीच के कोरिलेशन एक्सप्लेन करें। फिर है आपका क्लस्टर एनालिसिस, मतलब सिमिलर डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मतलब डेटा को कैरेक्टराइज में क्लासीफाई करता है बेस्ड ऑन प्रीडिक्टर वेरिएबल्स। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, मार्केटिंग में, मेडिकल में, फाइनेंस में, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन में और सोशल साइंस रिसर्च में। तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। बायसियन नेटवर्क क्या होता है इसी के अंदर? बायसियन नेटवर्क एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है जो वेरिएबल्स को उनके कंडीशनल डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के फॉर्म में होता है। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है ये जो वेरिएबल और उनकी कंडीशनल डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके की फीचर्स क्या हैं? नोड रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब नोड जो होती हैं वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। हर एक नोड रैंडम वेरिएबल को दिखाता है। ठीक है। एजेस रिप्रेजेंट डिपेंडेंसीज, मतलब कि डायरेक्टेड एजेस दिखाते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट है। फिर आपका बायसियन थ्योरम को ये यूज़ करता है, प्रायर नॉलेज और ऑब्जर्व डाटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है। फिर है अनसर्टिनिटी को हैंडल करता है, इनकम्प्लीट और अनसर्टेन डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करता है। फिर है कैसे काम करता है? हर नोड के पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल होती है। ठीक है। जो डिफाइन करती है उस वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी उनके पेरेंट नोड की कंडीशन में। ठीक है। फिर जो नए एविडेंस मिलते हैं तो बिलीफ अपडेट होते हैं यूजिंग बायसियन थ्योरम। तो मतलब क्या, ईच वेरिएंस हैज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल गिवन इट्स पेरेंट्स नोड। ठीक है। और इन्फ्रेंस में होती है फिर, और उनके बिलीव्स को अपडेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल लाइक फ्लू डायग्नोसिस के लिए है, नोड आपके हैं फ्लू, फीवर, कफ, तो एजेस के आपके फ्लू से फीवर, फ्लू से कफ। ठीक है। तो इसका मतलब है फ्लू होने से फीवर और कफ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस में, स्पैम फिल्टरिंग में, फॉल्ट डिटेक्शन में, रिस्क एनालिसिस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। कंपैरिजन है इसका, लाइक ट्रेडिशनल मॉडल्स के मुकाबले बायसियन नेटवर्क कैजुअल रिलेशनशिप्स मॉडल कर सकते हैं और नए एविडेंस के बेसिस पे बिलीफ अपडेट करते हैं जो उन्हें ज़्यादा पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि पीसीबी एल्गोरिथम क्यों प्रेफर होता है अपारियोरी एल्गोरिथम में। तो देखो, अपारियो एल्गोरिथम फ्रीक्वेंट आइटम्स फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं और ये सभी पॉसिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम माइनिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये सभी पॉसिबल कैंडिडेट्स आइटम सेट जनरेट करते हैं और फिर उनको पुराने प्रून करते हैं, है ना, जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड पे ख़राब नहीं उतरते। मतलब कि लाइक ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। और फिर ये जनरेट करते हैं कैंडिडेट आइटम सेट और प्रून करते हैं उनको जो मतलब कि सही नहीं है, जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। पीवाईसी एल्गोरिथम वाइल क्या करेगा, अपारियोरी का इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कैंडिडेट आइटम सेट की संख्या और मेमोरी यूसेज को रिड्यूस करता है, स्पेशली फ्रीक्वेंट पेयर्स फाइंड करने में। ठीक है। लिमिटेशन क्या है दोनों की, मतलब इसकी क्या है अपारियोरी की, कि ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पेयर जनरेट करता है सेकंड पास में, जिसकी वजह से मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है। डेटाबेस में मल्टीपल पासेस लगते हैं जिसमें टाइम लगता है। ठीक है। आइटम्स बढ़ने पर और स्पेस दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी तेज़ बढ़ती है, लाइक जनरेट टू मैनी कैंडिडेट पेयर्स। ठीक है। और परफॉर्म मल्टीपल पासेस और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है अचानक से। और हाउ पीवीसी इम्प्रूव्स, ये कैसे इंप्रूव करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है हैशिंग और बिटमैप फिल्टरिंग इन द सेकंड पास। लाइक इसमें है ना कि ये बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं सेकंड पास में, तो ये सेकंड पास में तुम्हारा हैशिंग और बिटमैप फिल्टरिंग लगा देता है जिससे कि संख्या मेमोरी में स्टोर करने से पहले कम हो जाए। ठीक है। क्या रीज़न है कि वो ये ज़्यादा प्रेफर किया गया इसके ऊपर, क्योंकि एफिशिएंट मेमोरी स्टोरेज हो रही थी, वही है कि हैश टेबल यूज़ करके। ठीक है। कैंडिडेट जनरेशन कम हो गया, मतलब पीसीबी उन कैंडिडेट्स पेयर को जनरेट नहीं करता जो इनफ्रीक्वेंट हैश बकेट्स में आते हैं। ठीक है। फिर फास्टर परफॉर्मेंस फास्ट हो गई क्योंकि लेस टाइम स्पेंड हो रहा है स्कैनिंग डेटाबेस एंड फास्टर सपोर्ट काउंटिंग। ठीक है। इसके लेवल हो गया लार्ज डेटा सेट्स के लिए, लाइक पीसीबी कम मेमोरी यूज़ करते हैं और कम कैंडिडेट पेयर्स प्रोसेस करते हैं, इसलिए बड़े डेटा सेट्स के लिए ज़्यादा स्केलेबल हैं। एग्जाम्पल है लाइक अगर 1000 फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं तो जो अपारियोरी है ना वो जनरेट करेगा ये 5 लाख, है ना, 5 लाख हुए ना ये। लेकिन जो पीसीबी है वो हैशिंग का यूज़ करके पेयर्स की संख्या को काफ़ी रिड्यूस कर देगा और फिर उनका सपोर्ट काउंट करेगा। तो समरी यही है आपकी इसकी कि आपका पीसीबी हैशिंग और बिटमैप का यूज़ करके ज़्यादा अच्छा है।
अब है आपका डेटर जोनिस इंडी मोटवनी एल्गोरिथम, ठीक है, ये अजीब सा थोड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये क्यों यूज़ होता है। मान लो एक बाइनरी डेटा स्ट्रीम कंटिन्यूसली आ रही है, ठीक है, तो हमें लास्ट के बिट्स में कितने वंस हैं वो काउंट करना है। तो चैलेंज यहाँ पे क्या आता है कि पूरी विंडो लास्ट के बिट्स को स्टोर करने का स्पेस ज़्यादा लेगी, ठीक है, स्टोरिंग द एंटायर विंडो ज़्यादा साइज़ लेगी। और फिर गोल जो है आपका वो है अप्रोक्सीमेट काउंट करना यूजिंग बहुत कम मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और इसके एल्गोरिथम का की आइडिया क्या है, हर बिट स्टोर नहीं करता है, बल्कि डेटा को बकेट्स में समराइज़ करता है, ठीक है। हर बिट स्टोर नहीं करता, समराइज इन्फॉर्मेशन यूजिंग बकेट्स। टाइम स्टैम्प और काउंट ऑफ वंस कर देता है एक बकेट में, हर एक बकेट में टाइम स्टैम्प और काउंट ऑफ वंस आ जाते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम वंस को अप्रोक्सीमेट काउंट निकालता है और यूजिंग स्मॉल नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। फिर एल्गोरिथम क्या करता है, वंस का अप्रोक्सीमेट काउंट निकालता है छोटी छोटी बकेट्स का यूज़ करके। फिर लास्ट बकेट के लिए मैक्स एरर 50% तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या करता है, द एल्गोरिथम अप्रोक्सीमेट्स द नंबर ऑफ वंस यूजिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ बकेट्स विद द मैक्सिमम एरर ऑफ 50%। फिर अब बकेट प्रॉपर्टीज़ क्या है, हर बकेट के पास वंस की संख्या हमेशा पावर ऑफ 2 में होती है, और हर पावर ऑफ 2 के लिए मैक्स 2 बकेट्स अलाउ होती हैं। वर्किंग एल्गोरिथम इसका यही है कि स्टार्ट करो एम्प्टी लिस्ट ऑफ बकेट से, फिर स्ट्रीम के बिट्स को एक एक करके प्रोसेस करो, ठीक है। अगर देखो इफ़ इनकमिंग बिट इज़ 0, अगर बिट 0 आए तो कुछ नहीं करना, अगर बिट 1 आए तो एक नई बकेट बनाओ जिसका साइज़ 1 हो और उसका टाइम स्टैम्प हो। और अगर किसी का साइज़ के 2 से ज़्यादा बकेट बन जाए तो ओल्डेस्ट 2 बकेट्स को मर्ज करके एक डबल बकेट बनाओ, ठीक है, ये हो गया। और फिर स्टेप 3 में क्या है, जब लास्ट के बकेट्स का काउंट वंस, मतलब लास्ट के बकेट्स के वंस काउंट एस्टिमेट करने हो तो ट्रेवर्स द बकेट फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, बकेट को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट तक रिवर्स कर दो, और जो बकेट लास्ट के बिट्स के अंदर फुल्ली आ जाए उनका साइज़ ऐड कर दो। तो जो लास्ट बकेट पार्शियली ओवरलैप करे उनके साइज़ का आधा ऐड करो, और ये एरर बाउंड है, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब एक तरीके से वर्किंग है। देखो वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी कैसे इसकी होती है, कि पहले जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये इसी का एक एग्जांपल है, लाइक स्ट्रीम आ रही है ये 10 साइज़ की, और बकेट में क्या है, वन बकेट ऑफ साइज़ 4 कवरिंग 4 रिसेंट वंस, 2 बकेट साइज़ 2, 1 बकेट ऑफ साइज़ 1, ठीक है। ये सब आप देख लेना, लाइक वही है कि 2 + 2 + 1, और है ना हाफ कर दो बाकी लास्ट वाली की साइज़। तो ये हो गया। एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट मेमोरी है, फास्ट अपडेट एंड क्वेरी है, बाउंडेड एरर कम होता है इसमें। एप्लीकेशन क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, और क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस में, रियल टाइम डेटा माइनिंग में, और टाइम वेस्ट इवेंट काउंटिंग है इसमें, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन बताना है सीलीक और प्लोक्लस में, तो वही है, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस दे रखी है, मैं आपको 2-3 समझा दे रही हूँ। लाइक ये होता है आपका ग्रिड बेस्ड, ये आपका पार्टीशन बेस्ड, ठीक है। ये स्पेस को ग्रिड सेल्स में डिवाइड कर देता है, प्रोजेक्ट को सब स्पेसिस में डिवाइड कर देता है। और ये आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लस्टर है, वाइल ये ग्लोबुलर क्लस्टर है। ये क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट सब स्पेसिस में इंडिपेंडेंटली, और ये साइन करता है ईच क्लस्टर को डिफरेंट सब स्पेस, ठीक है। और एक और देखना है तो ये रोबस्ट टू नॉइज है, वाइल ये हैंडल करता है आउटलियर्स मॉडरेटली वेल। ओके, बाकी डिफरेंस आप खुद देख लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें कुछ वो होते हैं हैंडलिंग ऑफ चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं आपके सीलीक में। क्या होता है कि स्पार्स ग्रिड को सेल्स को डिस्कार्ड करता है, इसलिए नॉइज़ और आउटलियर्स के लिए काफ़ी रोबस्ट है, क्योंकि ये डेंसिटी बेस्ड है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्लस्टर नहीं बनाते, ठीक है। प्रोक्लस में क्या है आपका कि ये लेस रोबस्ट है उससे, और ये कभी कभी आउटलियर क्लस्टर में आ सकते हैं अगर वो डियोट का करीब हो, ठीक है। तो मीडिएट सिलेक्शन से अफेक्ट कम करने की कोशिश करता है, पर नॉइजी डेटा में आइडियल नहीं है ये। फिर है आपका वेरिंग क्लस्टर शेप, तो इसका ऐसा होता है, उसका ये ऊपर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर हाई डायमेंशनलिटी में कि ये डेंस होता है और इन मल्टीपल सब स्पेसिस, वाइल ये ऑन रिविलेंट सब स्पेसिस यूज़ करता है, ठीक है। ये सब वही हैं आपके। ये बॉटम अप प्रूनिंग को अवॉइड करते बॉटम अप प्रूनिंग को यूज़ करके अवॉइड करता है अननेसेसरी कंप्यूटेशन को। ये लेस मतलब डायनेमिकली रिलीवेंट डायमेंशन सीखता है क्लस्टर के लिए। फिर है आपका कंपेयर करने हमको सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो देखो पहला है आपका लीनियर। तो लीनियर क्या होता है, बेसिकली लीनियर होता है बाइनरी कलेक्शन, लीनियर डाटा सिंपल स्ट्रेट हाइपरलाइन फाइंड करता है हर क्लास को सेपरेट करने के लिए। नॉन लीनियर में क्या होता है आपका, जब डाटा लीनियरली सेपरेबल नहीं हो,
तो कर्नल ट्रिक यूज़ करता है डेटा को हायर डायमेंशन में मैप करने के लिए। सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम क्या होता है, मिस क्लासिफिकेशन ओलो करता है, लाइक स्लैक वेरिएबल्स ऐड करता है नॉइस या ओवरलैपिंग डाटा को टॉलरेट करने के लिए। हार्ड मार्जिन में क्या होगा, मिस क्लासिफिकेशन को अलाउड नहीं करता, तो क्या करेगा फिर, हार्ड में परफेक्टिवली सेपरेबल डाटा के लिए आउटलियर्स के लिए सेंसिटिव है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में क्या होगा, ये कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्शन करेगा यूजिंग मार्जिन टॉलरेंस, ठीक है। वन क्लास एसवीएम में एनोमली और आउटलियर डिटेक्शन करेगा। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन्स थे, अप्रोचेस थी। और सपोर्ट वेक्टर मशीन होता क्या है वो देख लो एक बार। सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक होती है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और आउटलियर डिटेक्शन के लिए। कर्नल मेथड क्या होता है इसमें, ये एसवीएम को हाईली डायमेंशनल या नॉन लीनियर डेटा में एफिशिएंट बनाने के लिए डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है बिना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट किए, है ना। मतलब ये अनेबल करता है एसवीएम को टू वर्क एफिशिएंटली इन हाई डायमेंशनलिटी एंड नॉन लीनियरली सेपरेबल स्पेसेस। फिर है आपका कि आपको ये तो हो गया ना कर्नल इन एसवीएम, कॉमन कर्नल टाइप्स एंड देयर यूजेस। तो ये कुछ टाइप्स के कॉमन कर्नल हैं, ये आप देख लेना। लाइक लीनियर कर्नल होता है जो लीनियरली सेपरेबल होता है, ठीक है। और अब पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल रिलेशंस को देखता है, ठीक है। रेडियल बेस्ड में क्या होता है, ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है अननोन डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है, जहाँ पे अननोन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो। सिग्मोइड कर्नल आपके न्यूरल नेट जैसा बिहेवियर करता है और कस्टम कर्नल आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है। चैलेंजेस देखें और स्ट्रेंथ्स देखें तो डेटा लीनियरिटी होती है, इसमें लीनियर में होती है, वर्क्स फॉर लीनियर, इसमें नहीं करता है काम, ये रिग्रेशन के लिए करता है और ये नोवेलिटी डिटेक्शन के लिए करता है। तो कुछ चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ्स हैं, तो ये आपको देखने हैं। स्केलेबिलिटी इसकी हाई होती है, इसकी कम होती है, इसकी मॉडरेट होती है, इसकी कम होती है डेटाबेसेस के लिए। हैंडलिंग, ये सॉफ्ट मार्जिन है, ये सॉफ्ट है, ये टॉलरेंट विया एप्सिलॉन है, ये सेंसिटिव टू नॉइज है, ठीक है। कर्नल डिपेंडेंसी, ये मतलब ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें ये हाई होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट और कर्नल डिपेंडेंसी नो, और इन सब में यस, ठीक है। एसेस ले लो इसका, बाकी नोट्स आप ले सकते हो वेबसाइट विजिट करके। एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में होती है, इसकी इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, फाइनेंशियली फोरकास्टिंग में, ठीक है, और एनोमली डिटेक्शन में, नेटवर्क्स में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है, जीन डिटेक्ट क्लासिफिकेशन वगैरह में। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम डाटा एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखो स्ट्रीम डेटा में कंटिन्यूस और फास्ट स्पीड से आता है, ठीक है। स्ट्रीम डेटा मतलब स्ट्रीम डेटा में डेटा कंटिन्यूस और फास्ट स्पीड से आता है, तो हमें यूनिक एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी होती है। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ फेल कर जाते हैं क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है, पास डेटा स्टोर या रिविजिट करना पॉसिबल नहीं होता और रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी इसकी। अब अप्रोचेस क्या हैं, एक है नेव अप्रोच, ये क्या होती है, हैश टेबल या सेट मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन अ हैश टेबल और सेट, और एवरी न्यू एलिमेंट इज चेक्ड एंड स्टोर्ड इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो उसमें स्टोर हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है इसकी, मेमोरी ओएन जाती है, ठीक है, और हाई स्पीड या इन्फाइनाइट स्ट्रीम्स के लिए स्केलेबल नहीं है। फिर आपका दूसरा आता है अप्रोक्सीमेट एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, तो ये आपका मतलब फ्लो जनरेट मार्थिन एल्गोरिथम को यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, हर एलिमेंट को हैश करते हैं, फिर उस हैश में सबसे राइट मोस्ट वन बिट की पोजीशन चेक करते हैं, हमने ऊपर भी तो पढ़ा है। फिर मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरोस को रिकॉर्ड करते हैं और इससे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एस्टिमेट निकालते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे इसमें, स्पेस एफिशिएंट, सूटेबल, और डिसएडवांटेज हाई वेरिएंस होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल हैश फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं इसमें। ये समझ आ गया ना कि ये पूरा है, मतलब हर एलिमेंट को हैश करते हैं, फिर उसके हैश में सबसे राइट मोस्ट वन बिट की पोजीशन चेक करेंगे, फिर मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरोस का मतलब का रिकॉर्ड निकालेंगे और इससे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एस्टिमेट निकालते हैं। फिर हाइपर लॉग ये ऊपर हमने पढ़ा भी है, ठीक है। ये FM मतलब ये ऊपर वाले का एडवांस वर्जन है, और डेटा को मल्टीपल बकेट्स में डिवाइड करता है। हर बकेट अलग से मैक्स ट्रेलिंग जीरोस ट्रैक करती है और सब बकेट्स के एवरेज से फाइनल एस्टिमेट मिलता है। एडवांटेजेस क्या हैं, लो मेमोरी यूसेज है, हाई एक्यूरेसी है और वाइडली अडोप्टेड है इन प्रैक्टिस लाइक रेडिस गूगल। लीनियर काउंटिंग में क्या होगा, आपका बिट एरे यूज़ करता है, मतलब हर एलिमेंट को हैश करके एक बिट पोजीशन सेट करता है, जो बिट अनसेट रह जाती है उनसे एस्टिमेट निकालते हैं डिस्टिंक्ट काउंट का, ठीक है। मतलब कि बिट एरे यूज़ करेगा, हर एलिमेंट को हैश करके एक बिट पोजीशन असाइन कर देगा और जो बिट अनसेट रह जाएगी उससे एस्टिमेट निकाल लेते हैं। सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। और जब लिमिटेशन क्या है, जब बिट एरे काफ़ी फुल हो जाता है तो एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है। फिर आपका स्केच बेस्ड मेथड एंड स्लाइडिंग विंडो मॉडल्स,
स्केच बेस्ड में क्या होता है, काउंट मीन स्केच विद डिस्टिंक्ट काउंटिंग वेरिएंट्स। तो ये मेनली क्या करता है, डिज़ाइन प्राइमरी फॉर फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन। तो ये मेनली फ्रीक्वेंसी एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन मिन हैश जैसे मेथड्स के साथ डिस्टिंक्ट काउंट एस्टिमेट कर सकता है। और यूजेस मल्टीपल हैश फंक्शन एंड अ 2D array ऑफ काउंटर्स। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, स्पेशन टाइम एफिशिएंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है ये। स्ट्रीम स्लाइडिंग विंडो मॉडल में क्या होगा आपका, ये कई एप्लीकेशन में रिसेंट विंडो मतलब के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करता है। मतलब जो रिसेंट विंडो है ना, इसमें उसमें मोस्ट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करेगा। लाइक इसका जो एग्जांपल है वो है डेटा जियोनिस इंडिक मोटवनी एल्गोरिथम। मतलब ओरिजिनली 1 काउंट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन लास्ट के बिट्स, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बकेट साइज यूज़ करता है। वह साइज को यहाँ से समझते हैं दोनों एक एक लाइन से। इनिशियली डिजाइन टू काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द लास्ट के बिट्स ऑफ बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है, यूजेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बकेट्स टू समराइज द डेटा कंपैक्टिबली और कैन बी अडोप्टेड फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एस्टिमेशन ओवर स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, अडोप्ट कर सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करने के लिए भी स्लाइडिंग विंडो में। तो ये स्लाइडिंग विंडो में मॉडल था जो कि रिसेंट विंडोज़ के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करता है। इसको ये करता है सपोर्ट, विंडो बेस्ड एनालिसिस को सपोर्ट करता है, और मेमोरी यूजेस लोगरिथम होती हैं विंडो साइज़ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यूज़ लोगरिथम मेमोरी विद रेस्पेक्ट टू विंडो साइज़। फिर आपको चैलेंजेस एंड कंसाइडरेशन समझने हैं किसके, व्हेन परफॉर्मिंग क्लस्टर इन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले देखो क्लस्टरिंग का गोल क्या होता है। गोल होता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में लाना। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स लाइक जैसे के मीन्स एज्यूम करते हैं डेटा यूक्लिडियन स्पेस में है जहाँ डिस्टेंस यूक्लिडियन होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कई डाटा नॉन यूक्लिडियन होते हैं जैसे ग्राफ, टेक्स्ट, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब व्हाट इज़ नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस। नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस होती क्या है, ऐसी स्पेसेस जहाँ यूक्लिडियन ज्योमेट्री जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता, लाइक ग्राफ, नेटवर्क, मैनीफोल्ड्स, ये सब। चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें, डिस्टेंस मेजर का सिलेक्शन, ठीक है, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस नॉन यूक्लिडियन डेटा के लिए मीनिंगफुल नहीं होता है। अल्टरनेटिव डिस्टेंस चॉइस करनी पड़ती है बेस्ड ऑन डेटा टाइप, जैसे कोसाइन, एडिट डिस्टेंस फॉर स्ट्रिंग, मतलब कुछ दूसरा अल्टरनेटिव डिस्टेंस मेथड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो तो कर नहीं पाता नॉन यूक्लिडियन डाटा को। फिर है वायलेशन ऑफ मैट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है कि कई सिमिलरिटी, मेजर, ट्राइंगल, इनइक्वलिटी, सिमेट्री जैसे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, इन सबको सेटिस्फाई नहीं करता। और एल्गोरिथम लाइक के मीन्स विच रिलाई ऑन सेंट्रोइड मैट्रिक स्पेस प्रॉपर्टीज में फॉल गिविंग मिसलीडिंग रिजल्ट। तो मतलब कि इस वजह से के मीन्स जैसे एल्गोरिथम जिनका सेंट्रोइड और मैट्रिक स्पेस पर रिलायंस होता है वो फेल कर सकते हैं। अब है आपका सेंट्रोइड की इनएप्लीकेबिलिटी। तो ग्राफ या सीक्वेंस में सेंट्रोइड या मीन का कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए के मीन्स एल्गोरिथम अप्रोच मतलब डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाता है। तो अगर ग्राफ या सीक्वेंस में सेंट्रोइड या मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो उसकी मेन चीज़ है। फिर कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। इसमें क्या होता है, हाई डायमेंशनल नॉन यूक्लिडियन डेटा में डिस्टेंसेस लूज डिस्क्रिमिनेटिव पावर करते हैं। ठीक है, और जो मतलब सब पॉइंट जो होते हैं ऑल पॉइंट्स में अपीयर टू बी सिमिलर डिस्टेंस लीडिंग टू पुअर क्लस्टरिंग क्वालिटी। मतलब सब पॉइंट्स ऑलमोस्ट इक्वली डिस्टेंट लगते हैं जिससे क्लस्टरिंग क्वालिटी गिर जाती है। फिर आते हैं विजुअलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन में। नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस को विजुअलाइज करना मुश्किल है और क्लस्टर का इंटरप्रेशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर कंसाइडरेशन इन चूजिंग डिस्टेंस और सिमिलरिटी मेजर। तो क्या क्या कंसाइडर करनी है आपको चीज़ें, डेटा टाइप को समझना है। ठीक है, कैसा डेटा टाइप है, स्पार्स है, वेक्टर्स के लिए कोसाइन सिमिलरिटी, सेट डेटा के लिए जैकार्ड डिस्टेंस, ऐसे करके। मैट्रिक वर्सेस नॉन मैट्रिक स्पेसेस। तो आपको देखना है कि मैट्रिक स्पेसेस हैं या नॉन मैट्रिक स्पेसेस हैं। जब पॉसिबल हो तो डिस्टेंस मेजर ऐसे चूज़ करो जो कुछ मैट्रिक प्रॉपर्टीज़ करे। ठीक है, नॉन मैट्रिक डेटा में कर्नल मेथड ये सब यूज़ करो। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस कॉस्टली होते हैं कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए। इम्पैक्ट क्या है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स में, के मीन्स तो ये परफॉर्मिंग पुअरली इन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस, पुअर परफॉर्म करता है नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस में। और अल्टरनेटिव यूज़ करता है लाइक के मेडियोइट्स एंड DB स्कैन। बी है आपका के मेडियोइट्स। ठीक है, इन सब के देखो इम्पैक्ट्स पढ़ लेना आप। के मेडियोइट्स क्या होता है, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स को मेडियोइट्स चूज़ करता है इंस्टेड ऑफ मीन। ठीक है, सेलेक्ट एक्चुअल डाटा मेडियोइट्स इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, और कैन बी यूज्ड विद एनी डिस्टेंस मैट्रिक्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस। DB स्कैन में क्या होगा आपका, ये ज्योमेट्रिक एज्यूम नहीं करते हैं,
ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टर बनाते हैं और ये इनरेगुलर स्पेसिस और नॉन यूक्लिडियन डेटा के लिए सुटेबल हैं। फिर है आपका स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, तो इसमें क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं ये, ठीक है, और सिमिलरिटी मैट्रिक्स को लो डायमेंशनली स्पेस में कन्वर्ट करते हैं क्लस्टरिंग के लिए। और फिर क्या है, पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ग्राफ एंड मैनीफोल्ड स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको केस स्टडी बतानी है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की इन डिटेल। तो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में देखो, इंट्रोडक्शन देखो पहले। स्टॉक मार्केट एक डायनेमिक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है जहाँ इन्वेस्टर कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। और स्टॉक प्राइजेस या मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है ना, पता है ना आपको। तो और बहुत सारे फैक्टर्स इस पर अफेक्ट करते हैं। तो इस स्टडी में हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करके स्टॉक प्राइस या ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि फ्यूचर में स्टॉक प्राइस से ट्रेंड प्रेडिक्ट करना यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, एनालाइज करना परफॉर्मेंस, कंपेयर करना उनके स्टैटिस्टिकल मेथड्स वर्सेस मशीन लर्निंग, आइडेंटिफाई करना की फीचर्स। फिर है डेटा कलेक्शन, फिर आप करोगे डेटा कलेक्ट, लाइक सोर्सेज कहाँ से, याहू, फाइनेंस, इन सब से, ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे एट्रीब्यूट कलेक्ट करोगे, ओपन, हाई, क्लोज प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, टेक्निकल, ये सब। फिर डेटा को प्रोसेस करोगे, मतलब लाइक प्रोसेस कैसे करोगे, मिसिंग डाटा को हैंडल करोगे, फीचर इंजीनियरिंग, नई फीचर्स कैलकुलेट करोगे, डेटा को नॉर्मलाइज करोगे, स्प्लिटिंग द डेटा, मतलब डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में स्प्लिट करना, टाइम सीरीज डेटा फॉर्मेट करना। फिर मॉडल्स यूज़ करना, ठीक है, फिर मॉडल यूज़ करोगे, जैसे हमने अरीमा मॉडल, तो अरीमा मॉडल कैसे क्यों इसलिए यूज़ होता है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए, स्टेशनरी डेटा पे काम करता है, पैरामीटर्स लाइक पी ऑटो रिग्रेशन, डी डिफरेंशिंग, क्यू मूविंग एवरेज। इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि नॉन लीनियर डाटा हैंडल नहीं करता है। दूसरा है मशीन लर्निंग मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। तो ये तो हम ऊपर भी पढ़े थे, लीनियर वाला लीनियरली करता है, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री का असेंबल करता है, और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इफेक्टिव होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन के लिए कर्नल टेक्निक्स का यूज़ करके। फिर आप डीप लर्निंग मेथड्स मॉडल्स का यूज़ करोगे, उसमें आप LSTM, ठीक है, और GRU, इन सब का यूज़ करोगे। फिर करोगे आप इवोल्यूशन के लिए आप ये सब यूज़ करोगे, देखो ये सब तो नाम है, ठीक है। फिर आप की फाइंडिंग्स करोगे, फिर चैलेंजेस जो आते हैं उसमें वो हैं, और फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो कहाँ पे हम, लाइक देखो स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या था उसका वो सब, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा प्रोसेस करना, फिर मॉडल्स यूज़ करना, जो आपने मॉडल्स पढ़े हैं ना वो सारे मॉडल्स लिख देना, ठीक है। फिर जैसे डीप लर्निंग के कौन से, लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला, और ये गेटेड रेकरेंट यूनिट्स, फिर इवोल्यूशन मैट्रिक्स जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। फिर की फाइंडिंग्स में क्या आता है, रीमा शॉर्ट टर्म और लीनियर पैटर्न्स के लिए अच्छा है, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट SBR लीनियर मॉडल से बेटर है, लेकिन फीचर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। LSTM सबसे बेटर और सिक्वेंशियल पैटर्न्स कैप्चर करते हैं, और हाइब्रिड मॉडल और अच्छा परफॉर्म करते हैं जब एक्सटर्नल सिग्नल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसमें, हाई वोलेटिलिटी है, और मतलब कि फाइनेंशियल डेटा में हाई वोलेटिलिटी है और नॉइज़ होता है, और एक्सटर्नल इवेंट जैसे इकोनॉमिक रिपोर्ट्स चेंजेस को हिस्टोरिकल डेटा कैप्चर नहीं करता, ओवर फिटिंग हो जाती है, मार्केट प्राइजेस न्यूज़ पे डिलेड रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन स्टेशनरिटी है, मतलब कि टाइम सीरीज डेटा नॉन स्टेशनरी होता है, यानी टाइम के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में, इसको स्टॉक मार्केट स्क्रीनिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस में, ये सब। फिर आपका प्रेडिक्शन एरर क्या होता है। तो देखो प्रेडिक्शन एरर क्या होता है, प्रेडिक्शन एरर का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और मॉडल के द्वारा प्रेडिक्ट गई वैल्यू का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो ये एरर बताता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो दो टाइप के रिग्रेशन प्रेडिक्शन होती हैं, मतलब दो टाइप की प्रेडिक्शन होती हैं, रिग्रेशन, एक तो रिग्रेशन और एक क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, जब मॉडल कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है, जब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है ना। जब मॉडल कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। क्लासिफिकेशन एरर में इनकरेक्ट क्लास लेवल असाइंड बाय मॉडल, जब मॉडल क्लास लेवल प्रेडिक्ट करता है, जब गलत क्लास लेवल असाइन करने से एरर होता है। तो ये दो टाइप के एरर हैं, रिग्रेशन जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड कंटिन्यूस वैल्यू में, और ये क्लासिफिकेशन इनकरेक्ट लेवल जब दे दिया जाए। प्रेडिक्शन एरर इन रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में प्रेडिक्टेड वैल्यू कंटिन्यूस होती हैं, जैसे प्राइस, टेम्परेचर। तो कैसे फाइंड करते हैं, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। कॉमन इसमें मैट्रिक यूज़ होती हैं आपकी MAE,
MSI और RMSE, ठीक है। ये तीनों इनके 3 नाम याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे एरर कैलकुलेशन हो रहा है, ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आपका एरर आ गया, कितना है, ठीक है। फिर प्रेडिक्शन एरर इन क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में मॉडल डिस्क्रीट लेवल प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे पास या फेल, ठीक है। प्रेडिक्शन एरर होता है जब मॉडल गलत क्लास प्रेडिक्ट करता है। और एरर रेट कैसे फाइंड करोगे आप, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल प्रेडिक्शन, और एक्यूरेसी करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल प्रेडिक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक्चुअल आउटपुट, प्रेडिक्टेड आउटपुट, एरर, ठीक है। फिर आपको डिस्कस करना है आर्किटेक्चर ऑफ हाइव, तो हाइव का आर्किटेक्चर आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो हाइव एक डेटा वेयरहाउस सिस्टम है जो हडूप पर एसक्यूएल जैसी क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। इसकी आर्किटेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो उनको समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे भी है हाइव क्लाइंट, हाइव सर्विसेज, ठीक है, मेटास्टोर, मैप्रेड्यूस, SDFS। तो इसमें देखो एक यूज़र इंटरफेस होगा जो आपको कमांड लाइन इंटरफेस और वेब UI वगैरह प्रोवाइड करेगा। फिर आते हैं आपके ड्राइवर क्या करेंगे, आपके ड्राइवर हाइव क्वेरी के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यूज़र से क्वेरी लेना, सेशन क्रिएट करना, क्वेरी को कंपाइल करना, ये सब। कंपाइलर तो आपका वही काम करेगा, कंपाइलर हाइव QL क्वेरीज को एग्जीक्यूशन प्लान में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्वेरी को पार्स करके सिंटेक्स चेक करना, सिमेंटिक एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, वो सब आपका कंपाइलर करेगा। फिर आपका एग्जीक्यूशन इंजन में क्या होगा, एग्जीक्यूशन इंजन क्वेरी प्लान के अकॉर्डिंग टास्क एग्जीक्यूट करेगा। लॉजिकल प्लान को फिजिकल जॉब्स में कन्वर्ट करता है, हडूप यान क्लस्टर पर जॉब सबमिट करना, ये सब। जब एग्जीक्यूशन मॉनिटर करता है, फेलियर हैंडल करता है, मतलब जॉब एग्जीक्यूशन मॉनिटर करता है ये और हैंडल करता है टास्क फेलियर। फिर आपका मेटास्टोर आपका सेंट्रल रेपोजिटरी है जहाँ हाइव मेटा डेटा स्टोर होता है। और इसके एडिशनल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ड्राइवर, सेशन हैंडलर, ऑप्टिमाइज़र। मतलब ड्राइवर सेशन हैंडलर क्या करेगा, मल्टीपल क्वेरीज और सेशन मैनेज करेगा, और ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूशन प्लान को इम्प्रूव करता है यूजिंग रूल बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड टेक्निक्स। तो क्या क्या करा आपके इसने, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जो जिससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। ड्राइवर, ठीक है, जो ड्राइवर मतलब जो चीज़ें आपको करनी है, लाइक रिसीविंग क्वेरी, क्रिएटिंग सेशन। कंपाइलर इन सब चीज़ों को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूशन इंजन जो इन सब चीज़ को मॉनिटर करेगा, जॉब वगैरह सबमिट करेगा, कन्वर्ट करेगा लॉजिकल प्लान को फिजिकल प्लान में। मेटास्टोर जो डेटा को स्टोर करेगा। फिर है आपके डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग डेटा एनालिटिक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो एनालिटिक्स में क्या है, ये एग्जामिन करती है और इंटरप्रेटिंग डाटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। तो इन सबको एग्जामिन करके इनसाइट्स को निकालते हैं। लाइक रिपोर्टिंग लेकिन क्या होता है, प्रेजेंट करना डाटा, उसमें से हम इंसाइट निकालते हैं। रिपोर्टिंग में हम प्रेजेंट करते हैं, इसमें हम पैटर्न वगैरह अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसमें हम शो करते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी होता है ये डिस्क्रिप्टरी होता है, ये वाई डिड इट हैपन, ये व्हाट हैपन, ठीक है। ये इन डेप्थ होता है, वाइल ये समराइजिंग एंड विजुअलाइजेशन होता है। तो 5-6 याद कर लो बस। ये टूल्स यूज लाइक इसमें पाइथन और इसमें एक्सेल, टैबुलाई, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है कि मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स को और उनकी फंक्शनलिटी देखनी है। तो देखो पावर BI किस लिए यूज़ होता है, डाटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए। टैबुलाई किस लिए, इंटरेक्टिव विजुअल एनालिटिक्स के लिए। तो ये आप देख लेना और इनकी फंक्शनलिटी देख लेना। गूगल डेटा स्टूडियो फ्री होता है, क्लाउड बेस्ड रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है। एक्सेल क्या होता है आपका, पावर क्वेरी डेटा एनालिसिस के लिए। पाइथन डेटा क्लीनिंग मैनिपुलेशन के लिए। R स्टैटिस्टिकल के लिए, कंप्यूटिंग के लिए। अपाची स्पार्क बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। रैपिड माइनर ड्रैग एंड ड्रॉप एनालिटिक्स वर्कफ्लोज के लिए। और K9 ओपन सोर्स डेटा एनालिटिक्स पैटर्न विजुअल वर्कफ्लो सपोर्टिंग स्क्रिप्टिंग। और क्यूलिक सेंस एसोसिएटिव डेटा मॉडल के लिए, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए। अब देखिए कैसे ये यूज़ होते हैं टूल्स डेटा एनालिटिक्स में। तो देखो ऑटोमेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, लाइक पावर BI, टैबुलाई जैसे टूल्स डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन को ऑटोमेट कर देते हैं। इससे मैनुअल काम कम हो जाता है और डेटा प्रोसेस करने के लिए टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। डेमोक्रेटिक ऑफ डेटा एसेस, मतलब कि अब नॉन टेक्निकल लोग भी इजीकली डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर रियल टाइम एनालिसिस, हम रियल टाइम सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, अलर्ट ले सकते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं क्विकली चेंजेस को। स्केलेबिलिटी मतलब टूल्स लाइक अपाची स्पार्क और ये मैसिव डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आराम से हो जाती है, मतलब लाइक ये सपोर्ट करता है एडवांस मशीन लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग को, जिनसे अच्छी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। फिर आपका एनहेंस्ड कोलेबोरेशन, तो क्लाउड टूल्स का कोलेबोरेट अच्छे से हो जाते हैं, लाइक गूगल क्लाउड, डाटा स्टूडियो, पावर BI, तो इनसे टीम कोलेबोरेशन अच्छे से हो जाता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग, मतलब इंटरेक्टिव विजुअल और डैशबोर्ड से हेल्प से तुम अच्छे से क्लियरली अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। कस्टमाइजेशन
tools like scripting support to create customized analytics solution. कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ओपन सोर्स और प्रीमियम टूल से, और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है. फिर है आपकी कि आपके वेरियस फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स साइकिल. तो डेटा एनालिटिक्स साइकिल एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जो गाइड करता है कि कैसा डाटा कलेक्ट और प्रोसेस, एनालाइज और यूज़ किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है. इससे एनालिसिस सिस्टमेटिक, एफिशिएंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूबल है. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, लाइक पहली है आपकी डिस्कवरी, जिसमें आप बिजनेस प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव को क्लियरली समझोगे, ठीक है, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना, की स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करना. फिर है आपका डेटा कलेक्शन. तो डेटा कलेक्शन क्या होता है, आपका डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना, रिलेवेंट डेटा, ठीक है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कोरिलेशन, आउटलियर्स. फिर मॉडल बिल्डिंग, नहीं कहाँ पहुँच गए हम, है ना, यहाँ पे थे ना. तो फिर डेटा कलेक्शन हो गया. फिर डेटा क्लीनिंग. तो डेटा क्लीनिंग में क्या होगा, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर एनालिसिस, मतलब लाइक मिसिंग, डुप्लीकेट्स और इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज़ को हटाना. फिर डेटा एक्सप्लोरेशन एनालिसिस, मतलब कि अंडरस्टैंड डेटा थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स विजुअलाइजेशन का यूज़ करना और डेटा का एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना. फिर मॉडल बिल्डिंग, तो अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू एनालाइज डेटा. डिप्लॉयमेंट, फिर आप बाद में जब आपकी सारी चीज़ हो जाएंगी तो आप मॉडल को बिजनेस एनवायरनमेंट में ले आओगे यूज़ करने के लिए. कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, शेयर फाइंडिंग्स विद स्टेक होल्डर्स इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. और फीडबैक एंड इटरेशन से आपको पता लगता है कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है, आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हो. तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई सारी यूनिट का वन शॉट. तो इसको अच्छे से पढ़ लेना. आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखना और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना. और नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो इधर, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे सारी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.